आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से जो हमारा यूनिट 10 में पाठ चल रहे हैं, एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध, उसका पार्ट 7 हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम वीरकर और विशिष्ट और अद्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। ये एक साहित्यिक डायरी किसी गजानन माधव मुक्तिबोध की है। तो चलिए, और ये आपके नेट JRF TGT PGT KVS सेट सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं वीरकर। वीरकर के बारे में पढ़ना, ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वीरकर। तो वीरकर के बारे में देखिए, शहर से ज़रा दूर शाम के वक्त में और मेरे मित्र श्री वीरकर गोपाल मंदिर के इस छोटे से चबूतरे पे बैठे हुए हैं। तो मित्र के बारे में बोल रहे हैं। वीरकर जी जो है गोपाल मंदिर के इस छोटे से चबूतरे पे बैठे हैं। पता नहीं क्यों कि किन्हीं मंदिरों का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ मंदिरों का जो वातावरण गजानन माधव मुक्तिबोध अपनी डायरी में लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है। साफ कह दूं कि मेरा ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है, मैं नास्तिक हूँ, फिर भी किन्हीं वातावरणों में हमेशा के लिए लीन हो जाने का मन करता है। छोटा सा मंदिर है, चारों ओर कुंदर, परिजात, टगर, कन्हेरे और चंपा के पेड़ लगे हुए हैं जो जंगली मालूम होते, क्योंकि कोई उन वृक्षों को देखभाल नहीं करता। एक निर्जन पुण्य पावन वातावरण है जिसमें शाम के रंग भीग गए हैं। अभी अकेलापन है। शायद 6-7 बजे लोगों का आगमन शुरू हो इस मंदिर में, लेकिन अभी अकेलापन है, कोई नहीं है। इसलिए मैं वहाँ मंदिर के चबूतरे पर बैठा हूँ। ये बात कर रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। शाम दोपहरी को खो देकर रात में लीन हो जाती है, और रात भी सुबह की परिणत हो जाती है। चक्र चला आया है, चलता है, इसकी प्रगति नहीं, इसको प्रगति नहीं कहती है। तो चक्र चल रहा है, सुबह से शाम होगी, फिर शाम से रात होगी, रात से फिर सुबह होगी, फिर दिन निकलेगा। इसी तरह से ये चक्र चलता रहेगा। वीरकर ने इतना कहकर मेरी तरफ इस तरह देखा। वीरकर की जो इनका मित्र है वीरकर, उसके बारे में बता रहे हैं। वीरकर ने इतना कहकर कि मेरी तरफ इस तरह देखा कि वह कोई अचित्य गंभीर सत्य कह रहा हो। उसकी बात में तो कोई तत्व हो या ना हो, मुझे वह आदमी पसंद है, इसलिए उसकी बात मुझे एकदम निस्सार मालूम नहीं हो सकती। मैंने श्रद्धालु छायावादी मनोवृत्ति से उसके व्यक्तित्व को अर्थ देखने की खोज की, टोह लेने की कोशिश की, लेकिन प्रयत्न करने पर भी कुछ हाथ ना आया। उसके वक्तव्य में अभिधार तो स्पष्ट हो ही निषिद्ध है, यह मैंने महसूस किया, और भीतर इस बात की कोशिश करने लगा कि मैं उसे मूर्ख न समझूं। वीरकर कहता गया, उसकी प्रगति नहीं कहते, मेरे ख्याल है यह गति भी नहीं है। मैंने उकताकर ऐसी बगासी दी और उससे स्पष्टीकरण मांगा कि स्पष्टीकरण को रोक्यूं। उसने बहुत धीरे से कहना शुरू किया, मानो उसकी सांस उखड़ गई हो, और बड़े प्रयास से शब्दों को जोड़कर वाक्य बना रहा हो। आपने अभी कहा था कि हमारे काव्य, साहित्य या कला के लाइफ का कंटेंट, जीवन के तत्व बहुत कम है। मेरा विचार है कि आज की खास दिक्कत यह नहीं कि साहित्य में तत्व कम है, वरन यह भी कि जीवन में बहुत अधिक है। वह जीवन में जो जिया या भोगा गया है, उससे अधिक तत्व है। सुबह से लेकर शाम तक मन पर उन तत्वों का इतना अधिक संवेदनात्मक प्रहार होता रहा है कि उत्तेजित होकर मस्तिष्क के तंतु अपने आराम के लिए उन तत्वों को टाल देते हैं, भूल जाने की कोशिश करती है, और मन जानबूझकर अपने में शून्य का निर्माण कर लेता है। मुझे हदसंग हो जाना चाहिए था, किंतु मैं मात्र हदबुद्धि होकर उसकी तरफ देखने गया था। मैंने उसकी बात को निखार कर रखना चाहा। मैंने कहा, शायद आप यह कहना चाहते कि आज के सचेत संवेदनशील कलाकार की समस्या यह नहीं, वरन यह वह बहुत अधिक है, और वह सुबह से लेकर शाम तक लगातार इकट्ठा होता रहता है कि उस कंटेंट का प्रॉपर शिफ्टिंग, उन तत्वों का यथार्थ योग्य संचयन नहीं हो पाता। क्या आप यह कहना चाहते हैं? देयर यू आर। हाँ, एकदम सही। वीरकर ने सही तो का जवाब दिया और आगे जोड़ा, लेकिन लेखक के मन में लगातार एकत्रित हो जाने वाले इन तत्वों को इतना बोझ होता है, और ईश्वर ने
ईश्वर ने या समय ने उसे इतना कम अवकाश दिया है कि उसने कलात्मक नमूनों में उनकी पुनर्रचना हो नहीं पाती। इसके फलस्वरूप वे तत्व मर नहीं जाते, अंडरग्राउंड चले जाते हैं, अथवा यूं कह लीजिए कि लेखक अपने हृदय मन को बधिर करने के लिए अपने मन में किसी शून्यत्व का निर्माण कर लेता और वह स्वयं भी उसे खो जाता है। मैं यह समझता हूँ कि लेखक को आज इस स्थिति में उबरने की आवश्यकता है। वीरकर ने यह आघात शायद मुझी पर किया था, अथवा उसकी व्यक्तिशः अपनी कोई विशेष पार्श्वभूमि हो सकती है। मैं यह जानना चाहने लगा कि आखिर उसने के मन में क्या है। वीरकर एक मझोले कद का आदमी है, हाई स्कूल का मामूली टीचर है, साधारण परिस्थिति है, पढ़ने लिखने का शौक़ है, काफ़ी घुमक्कड़ है, उसने लंबी लंबी यात्राएं भी की है। आदमी दिलचस्प है, सबसे बड़ा गुण यह है कि वह मेरा दोस्त है। मुझे लगता है कि उसके बाद में कुछ सार है, इसलिए बात बढ़ाते हुए मैंने उससे कहा, लेकिन इन जीवन तत्वों के अनेक नमूने पुनर्रचना आखिर वह क्यों नहीं कर पाता, वह उनकी अपेक्षा क्यों करता है। मेरे ख्याल से यह अपने भोक्ता मन को वस्तु तत्वों से भाग रहा है, अथवा उससे अपनी इतनी प्रतिभा नहीं कि वह सबको उचित रूप से प्रस्तुत कर सके। वीरकर हंसा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं, लेकिन यह निस्संदेह है कि अलग अलग लेखन अलग अलग जवाब देंगे। बहुत से लेखकों ने प्रतिभा का अभाव, किसी में उत्साह का अभाव, पता नहीं क्या क्या है। वीरकर ने मुझे एक झटके से अंतर्मुख कर दिया और मैं ये सोचने लगा कि आखिर इस समस्या का रूप रंग क्या है और उसका मुझसे क्या संबंध है, उसका क्या स्वरूप क्या है। मंदिर के चबूतरे पे शाम के नीले धुंधले में आसपास के वृक्षों से फूलों और पत्तियों की सुगंध आ रही थी। तभी रात के 8 भी नहीं बजे थे। न केवल वृद्ध और अधेड़ स्त्रियां वरन लड़कियां और नवयुवक मंदिर में आते जाते दूर से ही गर्भांतरण में स्थित देवता पर फूल पंकज पकड़ते और हाथ जोड़कर न मालूम क्या क्या बुदबुदाते हुए क्षण भर प्रार्थना मग्न हो जाते। शहर की गड़बड़ से दूर यह मंदिर रात के 9:30 बजे तक ही इस तरह व्यस्त रहता। लोग आते जाते रहते। साधारणतः मंदिर आने वाले इन नवयुवतियों और नवयुवकों को इस प्रार्थना उन्मुख भावना पर मैं हंसा करता, लेकिन पता नहीं क्यों आज मैंने व्यंग्य नहीं कैसा मैं चुप रहा। इन युवक युवतियों को देख न जाने क्यों मैंने भरे हुए गले से वीकर से सिर्फ इतना ही का परिस्थिति से सामंजस्य के लिए जो जीवन संघर्ष है उसमें कितनी मनोवैज्ञानिक शक्ति खर्च होती है। 25 साल तक के यौवन में जब व्यक्ति को मानसिक शक्ति निर्माणशील प्रयत्नों में लगनी चाहिए, वह कैसे बेहुदा युद्ध में व्यय हो जाती। वीरकर अपने में डूबा सा लग रहा था। उसने कहा, लेखक के स्वभाव में बहुत सा आदर्शवाद रहता है, या यही कई आदर्शवाद निज जिद रहती है। हम यह कहेंगे कि ये कतई नहीं रहेंगे, किंतु समाज या समय लेखक को या किसी अन्य को ऐसा विकल्प देता कब है। उनकी उन्नति की तिमंचली इमारत में घुसकर ऊपर तक जाने के लिए सिर्फ एक ही जीना है, वह भी चक्करदार। उस पर बहुत भीड़ है, बड़ी ठेल मेल है। लेखक कहता है कि मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, उसके साथ नहीं, लेकिन परिस्थिति ने उसको यह विकल्प दिया ही कहाँ है। वह परिस्थिति से ज़बरदस्ती यह विकल्प लेना चाहता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसकी ठेल करती हुई भीड़ के नीचे वह कुचला जाता है, या इस इमारत के बाहर उसको एकदम खिसक जाना पड़ता है, या वह ठेल दिया जाता। और साधारणतः ऐसे लोग अपने वर्ग श्रेणी में गिरे हुए रहते। वर्ग श्रेणी में गिरे हुए मन है, स्थिति हमेशा खराब रहती। मैंने कहा, हाँ, अपने वर्ग की आदतें, संस्कार, भावनाएं कहाँ जाएंगी। उसने कहा, फिर भी अपने वर्ग की श्रेणी में गिरे हुए रहना पड़ता है, चूंकि वह उनकी सीढ़ी से लुढ़क कर गिरे हुए हैं, इसलिए वह वर्ग श्रेणी उनकी तिरस्कार करती है। मनुष्य पर न्याय निर्णय देने का उसका मानदंड व्यवहार था उस वर्ग का होता है। मेरी हालत देखो, मेरी शेरवानी फटी हुई है, इसलिए मुझ पर दया करते हैं कि मैं अयोग्य निकला। मैं अनुत्तरदायी हूँ। अनुत्तरदायी कौन? मैं या वह? मेरे नाते रिश्तेदार सब उसी श्रेणी के हैं। इससे कृपा तिरस्कार आलोचना का विषय तो बनना ही पड़ता है।
वीरकर ने दुख भरी हंसी हंसते हुए कहा, अगर मैं उन्नति के उस जीने पे चढ़ने के लिए ठेल मठेल करने लगूं तो शायद मैं भी सफल हो सकता हूं, लेकिन ऐसी सफलता किस काम की जिसे प्राप्त करने के लिए आदमी को आत्मगौरव खोना पड़े, चतुरता के नाम पर बदमाशी करना पड़े, शालीनता के नाम पर बिल्कुल एकदम सफ़ेद झूठी खुशामदी बातें करना पड़ी। जिन व्यक्तियों के आप छड़बड़ टॉलरेट नहीं कर सकते उनके दरबार का सदस्य बनना पड़े। हाँ, जो लोग यह सच कर लेते हैं वे अपनी यशा पताकाएं फहराते हुए घर में लौटते हैं और कितने आत्मविश्वास से बात करते मानो उन्हीं का राज्य है। बहुरूपी या शायद पुराने हो गया, लेकिन उनकी कला इन दिनों अत्यंत परिष्कृत होकर भभक उठती है। वीरकर कहता गया, अब बताइए कि हम शरीकों पर क्या क्या नहीं गुजरती। जिस वर्ग से हम गिरे हैं वह वर्ग हमें फटे कपड़ों में भी संतुष्ट नहीं रहने देता, वह हमारे पीछे पड़ा रहता है। बताइए उसे कैसे झकझोरे उसे उनके मामदंडों की मूर्ति के लिए गंदी गाली देकर वीरकर ने कहा था, मैं यहाँ भद्र गाली का उपयोग कर रहा हूँ। हम अपनी ऐसी की तैसी करते। फिर आज क्या बताऊं, हमने जब चित्रकला सोसाइटी खोली तो हम अजीब गरीब परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। खैर, मैंने कहा बताइए। वीरकर ने जवाब दिया, जिन लड़कियों को मामूली पोर्ट्रेट पैटी का आबासा नहीं आता। खैर छोड़िए वह किस्सा। जब हम उस सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन करने लगे तो मैं एक मिनिस्टर को बुला लाया। साहब, हमारे लोग कितने खुश होंगे। मेरे पिताजी को लगा कि मेरा लड़का अब ठीक रास्ते पर जा रहा है। अज्जी, आपसे क्या कहूँ, मिनिस्टर के बंगले पर एक परिचित बैठे हुए थे। वह एक नेता का लड़का था। मिनिस्टर की पीठ फिरते ही फुस से कहता है, क्या है, हमारे पिताजी को प्लेटफॉर्म दिलवाइए ना। जी हाँ, जनता ने उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इसलिए वे आजकल भूदान आंदोलन में काम कर रहे हैं। मैंने अपने समिति के वार्षिकोत्सव में अंतिम सभा के उन्हें अध्यक्ष बना दिया। ओहो, मेरे लोगों को क्या खुशी हुई। अब तक मैं निकम्मा ही नहीं, अयोग्य था, लेकिन मेरी पहुंच उन तक देख मेरी इज्जत कितनी बड़ी। यह अब बिल्कुल संभव है कि उनके ज़रिए मेरे बहुत से काम निकल जाएं, लेकिन वे लोग कितने बदमाश, कितने गधे। मैंने वीरकर से पूछा, तो अपने मुद्दे से भटक गए हो? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। हमारा लेखक अपनी भौतिक सांसारिक उन्नति के लिए दन फन करता है या स्वयं अपनी दिशा में प्रगति के लिए वह कोशिश करे। अगर उसने पहली बात छोड़कर दूसरी बात की तो उसके पीछे कुत्ते लग जाते हैं। भूख के, दयनीय के, अपमान के, अभाव के, रोग के, यहाँ तक कि मृत्यु की। यदि दूसरी बात छोड़ पहली बात की तो वह उसका मूल पुनः मनहा पिंड ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए यदि उसने दोनों बातें एक साथ करना चाहिए तो वह इन दो घोड़ों में एक साथ सवारी नहीं कर सकता। उसकी स्थिति केवल उपहासास्पद हो जाएगी, वरन पहले दर्जे का बदमाश बन जाएगा। ऐसे कई उदाहरण मैं अभी तक दे सकता हूँ। कहो तो नाम ले लूँ, बोलो लूँ। मैंने वीरकर से कहा, मेरा तो सिर दुख रहा है। तड़ाक से जवाब देता है वीरकर, तथ्यों में क्यों जी चुराते हो? उस वर्ग के आलोचक तुम जैसे को कहते हैं कि तुम ऑब्सक्योर हो। जो लिखते हो उसका ठीक अर्थ समझ में नहीं आता, या फला हो। असल में तुम्हारी दुनिया ही अलग है। तुम्हारी डिजिट मीन्स गणित ही अलग है। डिजिट होते हैं वो गणित ही अलग है। तुम्हारा वातावरण ही अलग है। तुम्हारी प्रेरणा ही भिन्न है। वह भला उनके लिए अनुकूल क्यों होगी? वह उन्हें समझने में कैसे आ सकती? क्यों वह उन्हें सुंदर क्यों लगेगी? मैंने वीरकर को डांट कर कहा, लेकिन तुम्हारी इस बात से इस तथ्य का क्या संबंध कि हमारी श्रेणी के लेखक के पास साहित्य के संबंधित संवेदनशील जीवन तत्व बहुत अधिक है, किंतु वह उन्हें अंडरग्राउंड कर देता और यह कृत्रिम रूप से मन में एक शून्य बना लेता है। वीरकर ने कहा, चलो उठो, तुम बेवकूफ़ हो, घर चलो, देर हो गई है। अजी, वह बहती हुई नई लहरों में डूबा रहता है। पानी आंखों में समा जाता है। वह आंखें मूंद कर तैरता है, लेकिन पानी के बाहर सिर निकाल कर जल की नील विस्तार दृश्य नहीं देख पाता। इन तत्वों को अनेक नमूने पुनर्रचना के लिए बहुत गहरी चिंतन शक्ति चाहिए। उसे इसकी फुर्सत नहीं, और फुर्सत यदि है तो भी वह थोड़ी है। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि वह काफ़ी हद तक सही कह रहा है। अब मुझे देखिए ना, दिन भर मैं जिस दुनिया में प्रवेश करता हूँ उसे यदि देखा जाए तो वह स्वप्न कथा का एक रूप है। वह एक विशाल उपन्यास है। वह एक चित्र कथा है। उसमें कितनी ही मनोहर और सुकुमार भयंकर विषादपूर्ण दृश्य। अगर मैं अपनी तत्कालिक जीवन गाथा के प्रसंग उठाकर लिखूँ तो मैं भी कुछ हो सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता नहीं। वास्तविक जीवन
जीते समय संवेदनात्मक अनुभव करना और साथ ही ठीक उसी अनुभव कल्पना चित्र संचिप्त करना, ये दोनों कार्य एकदम एक साथ हो सकते हैं। उसके लिए मुझे घर जाकर अपने में विलीन होना पड़ेगा। इसलिए मैंने थ्योरी सिद्धांत बना कर रखी है, चाहे वह किसी को पसंद हो या न हो, कि इन संवेदनात्मक तथ्यों या सत्यों का अंडरग्राउंड भूमितल हो जाना बुरा नहीं है। मैंने यही बात अपने प्यारे मित्र वीरकर को बताई। उसका विश्लेषण मुझे पसंद आया, इसलिए मैं उसे यहाँ दे रहा हूँ। उसने बताया कि अनुभव संवेदन और अनुभव प्रक्षेपण दोनों साथ साथ नहीं चलते, एकदम सही है, किंतु जिस व्यक्ति का मन फुलता है, क्रिएटिव सर्जनशील और कल्पना प्रबल है, तो यह टेबल पर लिखते वक्त कल्पना प्रबल होता है, यह बात नहीं है। उसकी सर्जनशील कल्पना प्रबलता वस्तुतः दिन भर चलती है। सच तो यह है कि वह उसके जीवन का एक धर्म है। जीवन का धर्म होते हुए वह उस धर्म का यथा योग्य पालन नहीं करता, पालन करने की कोशिश नहीं करता। उदाहरण के लिए उसे किसी विषय पर संपादकीय लिखना हो तो तुम पत्रकार हो, संपादकीय लिखते वक्त एकदम उस व्यक्ति का ध्यान जाता है इस बात पर वह कुछ लिखना चाहता है, तो उसमें कई जगह सत्य की टांग टूट रही है। उसकी कल्पना में एक इमेज फॉर्म होता है, एक चित्र उभरता है, एक व्यक्ति भावना का, एक जिंदगी का, अपने जीवन का दृश्य दिखता है कि वह कितनी जुटाई में जी रहा है या न केवल एक झूठ निर्माण कर रहा है, करता जा रहा है। उसमें एक डबल पर्सनैलिटी, एक रीत वीरकर मुझे चुनौती देते हुए कहा, क्या तुमने इस डबल पर्सनैलिटी के जीवन दृश्य प्रस्तुत किया? उसने आगे क्या, क्यों नहीं किए? तुमने अपने धर्म के पालन क्यों नहीं किया? वीरकर पता नहीं क्यों बहुत उत्तेजित हो उठता, वह बड़बड़ा रहा था, गरज रहा था। उसने मुझ पर जब इस प्रकार का आक्रमण किया तो मेरी हदबुद्धि हो जाना स्वाभाविक था। मैं क्रुद्ध हो उठा, मैं क्रोध में आ गया, गुस्से में आ गया। जब उसने मेरी भव्य देखी तो तमतमाता चेहरा देखा तो वह हंस पड़ा और बोला, यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ। डबल पर्सनैलिटी इस शब्द में तुम्हें आपत्ति है, यह ठीक है, तुम्हारी आपत्ति साधारण है। तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए मेरे दोस्त तो आओ चाय पी लो। मैंने कहा, मुझे चाय वाय नहीं पीनी, तुम निकम्मे आदमी हो। उसने मुझे शांत करते हुए कहा कि व्यवस्थापूर्ण ही क्यों ना सही, तुम्हें डबल पर्सनैलिटी ना सही डबल स्टैंडर्ड रखना ही पड़ता है, मुझको भी रखना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि एक पुण्य वस्तु, एक कॉमेडियन है, कमोडिटी है। तुम बुद्धि बेचते हो, मैं भी वैसा ही करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं जीवन प्रधान जीवन ना रहा तो कला कैसी, साहित्य कैसा। लेकिन सोचो कि जिस अनुभव संवेदन में तुम लगातार लीन रहते हो, यदि उस संवेदन में तुम प्रकट न करोगे, तुम न बताओगे तो किसको क्या पड़ी है कि यह बतावे। अपने अनुभव का तुम सिग्निफिकेंस महत्व पहचानो। सामाजिक दृष्टि से तुम्हारा स्थान कुछ नहीं, इसलिए तुम अपने को हेटा या छोटा मत समझो। तुम मात्र एक संवेदनशील माध्यम हो। अपने को जाने अनजाने हेटा या छोटा समझकर इस माध्यम की विस्तृत मत करो। अपने ही ईमानदार अनुभव संवेदनों को तथा अपने जीवन को स्थायी भावों को प्रॉपर पर्सपेक्टिव सही परिप्रेक्ष्य में पहचानो। वीरकर की आवाज़ इतनी घनी हो रही थी कि मुझे लगा कि वह किसी भावना में बह रहा है। मुझे एकदम न जाने क्यों उत्तेजना हुई। मैंने स्नेहपूर्वक उसके कंधे पर जोर से हिला दिया। उसने अंत में इतना कहा, इन अनुभव संवेदन को संजो कर रखना, उनसे संबंधित जीवन प्रसंग और मानव हृदय समेट कर रखना, उन्हें नोटबुक में टाँक लेना क्या ज़रूरी नहीं। स्वयं का आंतरिक रूप से संपन्न करने में यह भी एक तरीका है, क्या ऐसी बात नहीं? वीरकर की जिन श्रद्धा में प्रताड़नायुक्त आंखों ने मेरी तरफ देखा, वीरकर की ही नीति मेरी गली में चलता फिरता साधारण वीरकर उपेक्षीय व्यक्ति है। ये कोई और है जिसे मानव विकास दृश्य देखने का अभूतपूर्व स्वार्थ है। यह एक महापुरुष है जो विश्व स्वप्न देखता है। मैं अपने में खो गया। हम धीरे धीरे अलग चलने लगे। मैं मन में दोहराने लगा, सचमुच साहित्य में संबंधित जीवन तत्व बहुत ही अधिक हैं। लगातार होने वाले विचित्र अनुभव संवेदन के एकदम साथ न सही, मैं भी कदम ब कदम किसी न किसी तरह कोई न कोई चाहे भिन्न ही सही अनुभव प्रक्षेपण भी चलता रहता। अपने स्वयं के भीतर की कल्पना पटल पर इस तथ्य को कैसे इनकार किया जाए। यद्यपि इतना स्पष्ट रूप से वीरकर ने यह बात प्रस्तुत नहीं की थी, तो अपने ही कल्पना पटल पर इन्हें अनुभव प्रेक्षण पर के सही कलात्मक चित्र प्रस्तुत करने के लिए न केवल मार्मिक मनन और
उनके संकलन संचयन की आवश्यकता है, वरन इससे बहुत पहले विश्व दृष्टि की आवश्यकता। इस दृष्टि से अभाव में अपने ही अनुभव को ठीक ठीक महत्व हम आंक नहीं पाते, और इसलिए केवल कुछ विशिष्ट अनुभव या अनुभवाभासों को ही तरजीह देकर अन्य महत्वपूर्ण अनुभवों को गला घोट देते। क्या यह सही नहीं है? मेरे ख्याल से एक तथ्य या रुख का नतीजा यह होता है कि बहुत बार हमारा साहित्य विकास जिस दिशा में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। हम जो अनुभव साहित्य प्रकटीकरण के लिए प्रवृत्तिवश चुन लेते हैं, उनकी हमें बाद में आदत पड़ जाती है। उनके चित्रण आकलन का अभ्यास हो जाने के कारण हम केवल उन्हें ही प्रकट करते रहते हैं। शेष अनुभव अपनी गहराई, तीव्रता तथा प्रतिभाशालित्व के बावजूद मन के अंधेरे में पड़े रहते हैं। भले ही कभी कभी उनकी गूंज हमारे द्वारा निर्मित साहित्य में चली आए, इसका मूल कुल मिलाकर परिणाम यह होता कि हम कह नहीं सकते कि हमारे द्वारा निर्मित साहित्य समाज तो जाने ही दीजिए हमारे व्यक्तित्व का भी सच्चा प्रतिनिधित्व करता है या नहीं। यदि केवल साहित्य का कोई हमारे व्यक्तित्व का कोई अनुमान करने बैठे तो धोखा खा जाएगा। हमने संस्कारात्मक या प्रवृत्तिवश हम खास ढंग का कंडीशन्ड साहित्य, रिफ्लेक्स साहित्य भाव तथा उसकी अभिव्यक्ति का यांत्रिक उत्तेजना बना रखी है। यह कहाँ तक उचित है? मैं स्वयं अंशतः इसका गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे अपने पर विश्वास अथवा विश्वासभास इसलिए है कि वीर का जैसे मेरे सहचर है मुझसे हर उचित बात छाती पर चढ़कर करवा लेंगे। हाँ, यह बात अवश्य है कि जो बात होगी वह यदि नहीं होनी है तो अपने ही ढंग से ही होगी। अब यहाँ पर ये वाला वीरकर का पार्ट समाप्त हो जाता है, उससे बात करी हुई समाप्त हो जाती है। डायरी का पन्ना यहाँ पर खत्म होता है और अगला डायरी का पन्ना स्टार्ट होता है, विशिष्ट और अद्वितीय। विशिष्ट और अद्वितीय क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम इसी पे चल रहे हैं। यहाँ पर बताते हैं गजानन माधव भुक्तिबोध जो है वहाँ पर अपना वर्णन कर रहे हैं। तो क्या वर्णन कर रहे हैं देख रहे हैं। मैंने अपने मित्र की तरफ स्थगित दृष्टि से देखा और जब उस बेहोशी में जागा तो कहा मैं क्या कहने जा रहा था। और मेरे इस प्रश्न को सुनकर मेरा मित्र भी अपनी मूर्छना से जाग उठा, अपनी बेहोशी से जाग उठा और बोल पड़ा, तुम कोई गहरी बात कहने जा रहे थे। मैंने उसकी कोई उक्ति को कोई व्यंग्य भाव नहीं पाया। मैं यांत्रिक रूप से एक मशीन के रूप में कहने लगा, हाँ कोई गहरी बात थी। मित्र मेरी तरफ दुखी होकर देखने लगा। साफ था कि वह उकता चुका था, लेकिन चूंकि मैं उसे खूब खातिर तवज्जो की थी इसलिए अब वह मेरी बातों को सह लेने का धर्म पालन कर रहा था। यह भी साहित्य का मुझ पर एक नशा चढ़ गया था, ख्यालों का गरम गीला और तेज नशा। लेकिन चूंकि अब वह चढ़ ही गया था तो उसका मजा ही क्यों ना लिया जाए। सच ही तो यह है कि मैं अपने से बिना पूछे उस नशे का मजा लिए जा रहा था और एक क्षण वह आया। साहित्यकार उसे चरम क्षण कहते हैं। जब मेरी लौ लग गई थी तो मैं स्तंभित हो गया था। खूब खा पी चुकने के बाद हम जिंदगी की निरर्थकता के बारे में बहस कर रहे थे। वही दैनिक जीवन का क्रम, वही दफ्तर, वही अफसरों वाली बातें, सिनेमा और कुछ इधर उधर की गप सारिका और मनोहारी कहानियाँ का नंबनी और ज्ञानोदय खत्म। हमारी जिंदगी खत्म, जिंदगी में दिलचस्पी खत्म, दिलचस्पी में दिलचस्पी खत्म। हम अभी खूब पढ़े लिखे थे, हम सभी खूब पढ़े लिखे थे, इतने कि अपनों बड़ों के लिए लेख और भाषण लिखते थे जो उन्हीं के नाम से रेडियो के ब्रॉडकास्ट होते थे। इस तरह न मालूम कितने ही को मैंने बुद्धिमान बना दिया था, किंतु मैं कौन सी गहरी बात कहने जा रहा था भूल गया था। यह तो बुरा हुआ, बड़ी मुश्किल से तो एक श्रोता फंसा था। आजकल अच्छे श्रोता मिलते कहाँ हैं, सबको अपनी अपनी सुनाने की पड़ी है। सच तो यह है कि इस मौके के बाद ना मेरे इस मित्र को फुर्सत रहेगी या ना मुझे रहेगी। वैसे मुझे हमेशा फुर्सत रहा करती थी। फुर्सत निकालने का एक कला है। गधे हैं जो फुर्सत नहीं निकाल पाते। फुर्सत के बिना साहित्य चिंतन नहीं हो सकता। फुर्सत के बिना दिन में सपने नहीं देखे जा सकते। फुर्सत के बिना अच्छी बारीक महान बातें नहीं सूझती। इन सब के लिए फुर्सत चाहिए और सबको पाने के लिए कला चाहिए। तो मैं कला के बारे में बात कर रहा था। इस संबंध में काफ़ी निबंध भी लिख चुका हूँ, उनकी प्रशंसा भी। अगर वह प्रशंसा सही है तो मैं मूर्ख नहीं। उसी आधार पर मैं हमेशा सोचता रहा हूँ कि बुद्धिमान हूँ, किंतु यह कहते नहीं बनता क्योंकि मैं मन यह महसूस करता रहता कि अगर मैं सुर्ख नहीं हूँ तो नालायक ज़रूर हूँ या ऐसे ही किसी श्रेणी का एक विचित्र पक्षी हूँ।
और इसी तरह की कोई बात सोचते सोचते मैं नई कविता या उसके पुराने नाम प्रयोगवादी कविता पर आ जाता हूँ। हुआ यह कि एक थे हमारे डिप्टी डायरेक्टर, किसी ज़माने में वे शिक्षा विभाग में थे। वहाँ से हवा खाते खाते वे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी हो गए। पुराने बुजुर्ग और खुर्रात। उनके दुर्भाग्य से उनका एक लड़का अखबार नवीस निकला। एक ढीले ढाले ऊंचे कद का आदमी था, जिसके चेहरा चौड़ा, पीला और दुबला था। भवें घनी और गुच्छेदार थी। ठुड्डी के बीच एक गड्ढा था, जिस कारण उसकी 2 ठुड्डियां हो जाती थी। मूली ब्लेड से चेहरे की हजामत नहीं हो सकती थी, इतने सख्त और घने थे उसके बाल। उसमें 3 बातें बड़ी मौरके थीं। एक तो यह थी कि उसने कंधे झूलते थे। अगर एक पैर जोर देकर खड़ा हो जाए, जैसा कि वह अक्सर करता था, वह दूसरों पैर से उसके लपेट से लेता, हाथों में लाकर उन्हें जांघों में दबा लेता और दोनों कंधों के पास लाने से अनजानी कोशिश करता। तब ऐसा लगता है मानो वह पूरे शरीर के बीच में से मोड़ देगा। उसकी दूसरी विशेषता यह कि बावजूद अपने ऊंचे कद के वह जरा सी बात से झेपता था। देखने वालों को यह ख्याल होता था कि वह इस लंबे ऊंचे कद वाले और सख्त बालों के घने जंगल वाले चौड़ेपन में कहीं तो भी, किंतु किसी केंद्रीय स्थान के पर नारी बैठी हुई है उनके दिल में कहीं भी तो कुछ ऐसा जरूर है कि अनुचित और अनावश्यक रूप से कोमलता सुकुमार है। उसकी तीसरी विशेषता यह थी कि वह अपने बाप को गाली देता था। हाँ, सही है कि वह सबके सामने ऐसा नहीं करता था। सब लोग थे और वे काफी थे जिन्हें वह अपना दोस्त समझता था। उनके सामने बस अपने घर की बुरी बुरी बातें बताता था। वह दिल हल्का करता था। तो मैंने उसका फिक्र क्यों किया? वह नई कविता भी लिखता था और इन्हीं लेकर वह मेरे पास अक्सर चला आता था। चूंकि उसका व्यक्तित्व विचित्र था और कुछ अच्छा श्रोता नहीं था, वह जल्दी उकता जाता था। उसकी सबसे बड़ी शत्रु थी उकताहट, इसलिए मेरी उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकती थी। ये सारी बातें गजानन मानव मुक्तिबोध जो है अपनी डायरी में लिख रहे हैं, लेकिन मैं उसको ये सह जाता था, जिसका एक कारण यह था कि उसका बाप सरकार में ऊंचे ओहदे पर था और मुझे आशा थी कि उस आदमी तक पहुँचने के लिए मुझे न कोई दरार मिल जाएगी जिससे वह रैंक कर मैं वहाँ तक पहुँच सकूँगा। लेकिन ये सब ख्याल थे, यहाँ तक कि वे कार्य रूप में सिद्ध हो सकेंगे। या दूसरी बात थी कि मैं ये सारी बातें कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। एक दिन वह मेरे पास आया, मुझसे बहुत सी किताबें पढ़ने के लिए ले गया। उसने कभी उन्हें लौटाने की तकलीफ तक नहीं की। सच तो यह है कि पुस्तकें मेरी यहाँ शोभा की वस्तु थी। सुंदर अलमारियों में उन्हें सजा कर रखा गया था मेरी पत्नी द्वारा। मेरे पास बहुत कीमती ढंग की लगभग 3000 पुस्तकें हैं। 3000 मेरी कमाई की नहीं, ससुराल के पैसों से आई हैं। उन पर मेरा हक नहीं था, पत्नी का हक है। मैं तो ऐसी पुस्तकें पढ़ता तक नहीं था, खास पढ़ा लिखा भी नहीं है। वैसे इसके बारे में आपसे यूं ही झूठ बोल गया था। यूं ही झूठ बोलने से मेरा खास स्वार्थ नहीं था, ये तो आप जानते हैं। हाँ, तो जिन चीज़ों पर मालदार और मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी पत्नी नीरज उनका प्रिय कवि है, अत्यंत प्रिय का हक था उनको लेकर। यदि मुझ जैसे पति का मित्र चंपत हो जाए, तब आप समझ सकते हैं कि पति की क्या दशा होगी। तब से उस ऊबड़ खाबड़ दोस्त ने मुझे घृणा तो हो गई, उनकी नई कविता से भी। इसलिए तमाम नई कविता से भी मुझे घृणा हो गई। ये साले नए कवि ऐसे ही होते हैं, दूसरों की चीज़ें वापस नहीं करते। बाद में मैंने सुना कि उस शख्स ने अपनी से नीची जाति वाली किसी अच्छी खूबसूरत नमकीन लड़की को अपने यहाँ रख लिया है। बाद में रजिस्टर मैरिज कर ली और यह शहर छोड़कर दूर देश में चला गया। किताबें उसने मेरी वापस नहीं की थी और नहीं की उस पुस्तकों का कारण आज तक मेरा उससे मानसिक संबंध बना हुआ है। उसकी नई कविता से भी है, इसलिए सारी नई कविता से भी। और मैं आपसे साफ कह दूं कि वह आदमी अपनी ज़िंदगी की कभी भी सुखी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। वह एक पूरी दुखान कथा होकर रहेगी। कारण यह है कि वह आदमी मिसफिट वह हो ही नहीं सकता। और यह भी आपसे कहना चाहूँगा, इस वक्त मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह नई कविता उनकी अपनी है, जो मिसफिट है, जो ना आत्म सामंजस्य स्थापित कर सकते, ना ब्रह्म सामंजस्य, बाह्य सामंजस्य और असामंजस्य और असंतुलन से ही नई कविता का जन्म हुआ और उसका तथाकथित विद्रोह भी।
वह भी व्यक्ति आधारित था, इसलिए वह भी गरीबों के रेगिस्तान में किसी अजनबी खारी नमकीन झील में जाकर खुदकुशी कर लेगा। हाँ, ठीक उसी नौजवान की भांति जो किताबें मुझसे मांग कर ले गया है, अब तक नहीं लौटाई। भला अपने घर से उसकी विद्रोह कभी उससे सफलता और सुख दिलवाएगा? असंभव। सफलता के लिए सामर्थ्य चाहिए, समर्थन लगता है, समर्थन ही सामर्थ्य है। इस महान सत्य कबूल का जो लोग काम करते हैं वे अंधी दीवान से टकराती हैं। आजकल व्यक्तिगत पुरुषार्थ और पराक्रम का कोई मतलब नहीं। इस प्रचंड सत्य को जानना क्या जरूरी नहीं है। बुद्धिमानी इसमें ही रखे कि दरारें देखो और उनसे चुपचाप रेंग जाओ और रेंगते हुए ऊंची ऊंची सतह तक पहुंचो। यह है वास्तविक जीवन कला। समझो, मुझे मालूम है मैं सारी की और नई कहानियां पढ़ता हूँ कि नई कहानी के नाम से भी एक चीज़ आ गई है। बुरी बात नहीं, अच्छा है। लेकिन अगर नई कहानी का मतलब पानी के भीतर घुसकर उसमें डूबकर फिर आंखें खोलकर देखना है तो बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक धुन दिखाई देगी और आंखों का तकलीफ भी होती है, वे देख भी नहीं सकेगी। हाँ, देख चुकने का स्वांग भले ही करे। नई कहानी का मतलब को नए ढंग का धुन से अलग किया जाए। क्या मैं इस वक्त झूठ बोल रहा हूँ? और मेरा तो अपना ये ख्याल है कि मेरा बेढंगा दोस्त अगर नई कविता लिखता था तो ठीक ही करता था। वैसी कविता पर्सनल सिचुएशन की व्यक्तिक प्रसंग प्राप्त और प्रसंगग्रस्त मनोदशा की कविता है। लेकिन चूंकि वैसे व्यक्तिक प्रसंग अनेक को हो सकते हैं और होते हैं, भले ही कुछ लोग उन्हें छिपा जाए तो उसकी एक सामाजिक अर्थ और महत्व प्राप्त हो ही जाती है। कभी उनकी प्रसंग स्थिति में बद रहकर उसके भीतर संवेदात्मक प्रतिक्रियाएं करता है, किंतु केवल संवेदात्मक प्रतिक्रियाएं तो किसी भी प्रसंग स्थिति को संपूर्ण वस्तु सत्य नहीं हो जाती। कथाकार यदि सचमुच जीवन का गहरा और व्यापक ज्ञान रखता है तो वह प्रसंग स्थिति में बद मनुष्य की संवेदात्मक प्रतिक्रिया को ही महत्व नहीं देगा, वरन उनकी स्थिति में संबंध रखने वाले जो वस्तु सत्य है उनके बनाने वाले तत्वों पर, अर्थात व्यक्ति स्वभाव को, विशेषताओं, वास्तविकता की पेचीदगियों और अब तक की चलते आए उन सब को विकास क्रम पर, इन सब पर अवश्य ही ध्यान देकर इस प्रसंग स्थिति के वस्तु सत्य को सारे ताने बाने चलात्मक प्रभावशाली रूप से भोले ढंग से नहीं प्रस्तुत करेगा। और इसी प्रकार व्यक्ति समस्या को मानव समस्या बनाकर एक व्यापार पार्श्वभूमि में उसे उपस्थित करेगा। वैसा करना चाहिए। देखिए, मैंने कैसी शब्दावली आपको पिलाई, लेकिन ध्यान रखिए मैं समीक्षक होने का भी दावा कर सकता हूँ, करता ही हूँ। आखिर कौन नहीं करता? हम सब एक दूसरे के समीक्षक हैं। हाँ, तो मुद्दे की बात पर आइए कि नई कहानी में आधुनिक मानव, इसका मतलब चाहे जो हो, लेकिन प्रगतिवादी अर्थ मान लीजिए कि जो विचित्र मनोदशा है उसको अगर आप उसके सारे संदर्भों से काटकर, उसके सारे ब्रह्मा सामाजिक पारिवारिक और इत्यादि संबंधों से काटकर उस मनोदशा को मानो अधर में लटक कर विचित्र करेंगे तो मनोदशा के नाम पर कहानी में एक धुन समा जाएगी। कहानी में अगर सिर्फ भीतरी धुन है तो सिर्फ वही वह रहे और उसी की इतनी प्रधानता है कि वस्तु सत्यों में संवेदात्मक चित्रों का प्राय लोप हो जाए। तो आप वही गलती करेंगे कि जो मेरे ख्याल से नई कविता ने की। कथा की कला अधिक अमूर्त तो वैसे ही होती है, इसलिए संभवतः उसमें भी बातें खप जाती, किंतु कहानी में, यानी मैं ये चाहता हूँ कि साहित्य में मानव की पूर्ण मूर्ति वह फिर जैसी भी होगी स्थापित की जाए, तभी हम अपनी झलक उससे देख सकेंगे। अगर नई कहानी कोई कहानी वैसी ही नहीं करती, मेरे ख्याल में यह उचित नहीं है। मैं तो सिर्फ एक खतरे की ओर आपका ध्यान दिला रहा हूँ। अब आप जान गए होंगे कि मैं किस कदर यह चाहता हूँ कि खूबसूरत लड़की को भगाकर ले गए तो उस पीले चौड़े चेहरे ऊंचे कद वाले की पूरी जिंदगी साहित्य में तस्वीरें बनकर खड़ी हो जाएंगी। ऐसी तस्वीरें जिसमें अपनी भी झलक हमें मिल दे। क्योंकि मैं सच कहूँ, आज मैं सच कहने पर आमदा हूँ कि मुझे बराबर यह लगता रहा है कि उसने कुछ किया है, वैसा ही हालत में कोई और भी कर सकता है। मैं भी होता तो मैं भी करता। हाँ, ठीक ही कहा है। उच्च कुल जाति नाम की लड़की से उसने विवाह नहीं किया था। इस प्रकार उसने असफल
सफलता के रास्ते तैयार कर लिए थे, लेकिन वह ऐसी औरत से तो बरी रहा जो अपने पिता के शान के रौब अपने खाविन पर गालिब करती है, और पति वैसा होने भी देता, क्योंकि सुबीता और खुशहाली का रास्ता भी वही है। एक बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कामयाबी हासिल करने के नुस्खे से डर लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नुस्खों को सीखना पड़ता है। वे आप ही आप आ जाते हैं। हर ज़माने में अपने अपने ढंग के कामयाब लोग तैयार करता है। बहादुरी के ज़माने, तलवारबाजी के ज़माने में हम सरीके आदमियों की ज़रूरत थी, और कुछ ऐसे लोग अपनी इज्जत लेकर अंधेरे में डूबे हुए। आज के ज़माने में ऐसे लोग नाकामयाब होने के लिए ज़िंदा हैं। तो ऐसे ये जो नाकामयाब लोग हैं उनके मजहब अलग अलग हैं। कोई व्यक्ति कलाकार के धर्म का निभाता है, तो कोई राजनीति के उग्रतावाद का अग्रदूत है। असल में ये सब फ्रस्ट्रेट इंडिविजुअल्स हैं, वैफल्यग्रस्त व्यक्ति हैं। हाँ, यही सही है कि किसी का वैफल्य दिखाई देता और किसी का नहीं। वैसे ऊपरी तौर पर संतुलित सब हैं, और यह अच्छा भी है या बुरा नहीं, मैं नहीं जानता। क्या मैं नाम लूँ? नाम मान लीजिए श्री का, जो कि उपन्यासकार हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं, समीक्षक और संपादक रहे। आए हैं, बाल बच्चेदार होते हैं। वे वेलफेयर का दीर्घ जीवन यात्रा करके उत्तमोत्तम रचना हिंदी साहित्य के ना देते हैं। आप समझ लेंगे मेरा इशारा किस तरफ है। वे हिंदी काव्य में आधुनिकतावाद के एक शिखर पर भी न होते। संभवतः व्यक्तिबद्धता व पंडित रामचंद्र शुक्ल की भाषा है, वे एक सुंदर उदाहरण भी न होते। और लीजिए, उत्तर प्रदेश के एक तीर्थ स्थान में रहने वाले हमारे मित्र विभूति हैं। प्रख्यात नई कविता की शिरोमणि। वे श्रृंखला छंदमकता में रचना कली करते हैं। सुंदर किंतु गोपन चित्र प्रस्तुत करते। मान लीजिए कि वह बाल बच्चेदार आदमी होते तो उनका प्रतिभा व्यापक कोमल भावना या करुणा अथवा ऐसे किसी भाव में बदल जाती है। वह हमारे मित्र बहादुरी बहुत दिनों से राजधानी में रहते हैं। यशस्वी, कटुती, क्रोध और वैकल्प उनकी विशेषता है, फिर भी उन्हें अच्छी तरह से जानने वालों को मालूम है कि कितने प्यारे। मान लीजिए वह भी बाल बच्चेदार आदमी होते तो मैं आपसे कहूँ कि उनका कटुता, क्रोध और वैफल्य का रंग निराला होता। मैं मान लेता हूँ कि उनका यह स्वभाव, लेकिन उस स्वभाव का रंग जरूर बदला हुआ होता। पंजी से लेकर अद्यतन नवीन कवियों में चरितावली देख लीजिए तो पाएंगे कि अधिकतर लेखक उन्हें नितांत व्यक्तिगत स्तर पर वैफल्य भावना, भले ही उनमें कुछ अमेरिका हो आए, उसका कारण समता यह है कि वे विवाहहीन या जिनकी औरत मर गई है या बाल बच्चेदार वे नहीं है। संक्षेप में हाँ, इस शब्द का प्रयोग मुझे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सार रूप में मैं कोई बात नहीं कर सकता। इन महोदयों के जीवन में जिसे पारिवारिक सुख कहा जाता है वह नहीं है। कारणों की तरफ मत जाइए, वह अपनी अपनी धारणा और कल्पना का विषय है। इस प्रकार वे सिर्फ अपने लिए रह रहे हैं। क्या वह अतिशयोक्ति है? वैसी अपवाद तो हो ही सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इनका आधुनिक मन पारिवारिक व्यक्ति नहीं होता है। मैंने रिवोल्यूशनरी बात कह दी है, जो रिवोल्यूशनरी की बात है वो कह दी है, लेकिन उससे मुझे डर लगता है क्योंकि अब तक मिलकर मुझे पीटेंगे, जब भी मिलेंगे मुझे पीटेंगे। और जो पारिवारिक व्यस्त है उसमें कहीं ना कहीं आधुनिकता में कहीं है या ऐसा ही कुछ है। लेकिन ऐसा क्या होता है? मेरे ख्याल से इसका कारण यह है कि विवाह के बाद अपनी स्त्री, जो उनकी वाइफ है, पत्नी है, जच्चा खाने में भर्ती करना पड़ता है। महंगाई पर सोचना विचारना पड़ता। जब बच्चा पैदा होता है उसके जन्म के समय उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, सोचना विचारना पड़ता है। स्कूल में मास्टर साहब को दरख्वास्त देनी पड़ती कि मेरी लड़की किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं आ सकेगी। लड़कियों का विवाह के संबंध में पहले से ही सोच कर रखना पड़ता है। कमाई बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ती है। जब बाल बच्चे हो जाते हैं दूसरों की सहायता लेने के लिए विवश होना पड़ता है। इसलिए उनमें दया, ममता, करुणा, वात्सल्य, कर्तव्य बोध और विवशता के
भाव होते हैं, उनके अलावा उन्हें हर कदम पर समाज के दर्शन होते हैं। वास्तविक समाज के, उस समाज के जो संगठित विभिन्न संस्थाओं और व्यक्त और कार्यशील, व उस डॉक्टर के रूप में, दुकानदार के, पोस्टमास्टर के रूप में, मकान मालिक के रूप में निरंतर भेंट करता रहता है। वह उनके लिए प्रत्यक्ष अनुभव, वास्तविक संवेदन, आत्मक प्रतिक्रिया का विषय है। उनके लिए यह केवल परिवेश या परिधि नहीं है, वरन ऐसा जीता जागता वस्तु सत्य है जिसका अंतरूप वे स्वयं है। अगर वे सब मिलकर उनकी परिस्थिति है तो वे उनके मिलकर किसी तीसरी की परिस्थिति, और ये सब परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया ही है। यह उसे अन्य व्यवहारिक जीवन में मालूम हो जाता है। समाज उसके लिए भीड़ भड़क्के का नाम नहीं, वह अमूर्ति कल्पना भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए पेंशन और प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था भी वह कर सकता है। इसलिए समाज उसके लिए जीवन और स्पंदशील वस्तु है। इस समाज के बिना उसका गुजारा नहीं हो सकता, ना उसके बच्चों की शिक्षा, ना उसका विवाह, ना उसकी नौकरी। अपने और अपने परिवार के अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध में भी उसे समाज से ही अनेक स्रोतों और माध्यमों से सहायता मिलती है। उसकी सहायता वहीं से मिलती है। समाज ही के दो प्रत्यक्ष बोध के कारण उसे जनता के ढोर कहने का और भीड़ कहने का सहज नहीं होती, कि जनता का जानवर है, ढोर का मतलब जानवर है, और भीड़ कहने का साथ नहीं होता है। अपने बाल बच्चों को लेकर वह लाखों और करोड़ों में खोया हुआ रहता है, और उसका उसे बुरा भी नहीं लगता, उसका अच्छा लगता है, क्योंकि वह लाख करोड़ों उस जैसे के होते हैं। उन्हीं से वह सुख और दुख की, अच्छाई और बुराई, न्याय, आदर्श, यथार्थ, गुण और दुर्गुण का बोध करता है, और संघर्ष और मैत्री का भाव धारण करता है। बाल बच्चेदार होने पर भी मनुष्य को असंग अहंकारिता काफ़ी हद तक घिंच जाती, किंतु हमारे अधिकांश कवि अद्वितीय हैं। वे स्वयं इस अद्वितीयता की रक्षा करते हैं। ये कहिए कि इस अद्वितीयता के कारण वे कवि हैं। मैं ये नहीं कह सकता है कि अद्वितीयता जो है इनकी दोष है। मैं कहना चाहता हूँ कि अद्वितीयता की जो परिभाषा इन कवियों ने अपने लिए छांट कर रखी है गलत है। वे अपने प्रसंग संवेदनशील प्रतिभाशालीन को अद्वैतिता कहते हैं, और यह कहना चाहता हूँ कि समय पर विवाह न होने पर उनके सुकोमल तंतुओं का विस्तार नहीं हुआ, और ये सुकोमल तंतु समाज की विभिन्न संस्थाओं, समाज के विभिन्न रूपों में घनिष्ठ रूप से जुड़ नहीं पाए। इसलिए समाज का वास्तविक प्रत्यक्ष संवेदनात्मक बोध समाज के भीतर व्यक्ति भावना, व्यक्ति मानवता जो उनके विभिन्न संस्थाओं के भीतर हो, किसी न किसी मात्रा में व्यक्त होती है का हार्दिक परिचय उन्हें नहीं मिलता, दिल से परिचय उनका नहीं होता। इसलिए वे मुक्त हृदय भी नहीं है। जीवन में अत्यंत साधारण सुकोमल अनुभव से वे बच गए हैं। उनके लिए समाज केवल आत्मप्रेक्ष रेत का ढेर है, भीड़ भाड़ है, ढोरों का खड़पड़ करती हुई भीड़ है। जैसे जानवरों की भीड़ होती वैसी उनकी एक भीड़ है। और अगर समाज का उन्हें अनुभव भी हो तो वह वैसा है, गोष्ठी सभा का महफिल है, प्रकाशक है, पैसा देने वाला मालिक, राजनीतिक पार्टी, सरकार और उससे कर्मचारी, ऐसे ही रूपों द्वारा समाज व्यस्त होता है। उनके सामने इन रूपों से हार्दिक संबंध स्थापित होते हैं, जैसा कि अधिक से अधिक संपन्न में उनके पीछे परिचित जो भले आदमी है, व्यक्ति को गुण है, दुर्गुण है, उन्हें बोध करता है। इसलिए वे समाज में व्यक्ति को ही देखते हैं। ऐसे लोग जो कवि हैं, कहानी भी लिखते हैं, और कहानी में परिवार का चित्रण भी होता है। परिवार का चित्रण ऐसा मनहूस, विकृत और विद्रूप होता है कि लगता है कि उन पारिवारिक पात्रों में केवल घनीभूत असंगत भावना है, इसके अधिक या उनसे या उनके परे या इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और अगर इससे भी लेखक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो नहीं, वही है जो असंगत भावात्मक, दूसरे शब्दों में अपने पात्रों की अद्वितीय बनाने का ज्ञान और रुझान ही रखते हैं। यह गलत है या सही है नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन लेखक का प्रक्षेप अवश्य है। मैंने कह दिया कि मैं इस वक्त झूठ बोलने के मूड में नहीं हूँ, सूत्र कहने पर आमदा हूँ, लेकिन इससे मेरी कही हुई बात बिल्कुल सच ही नहीं हो जाती। उसने झूठ का कुछ न कुछ अंश अवश्य ही मिल गया आता है। उदाहरण लीजिए, मैंने ऐसे बहुत धनी परिवार देखे जिसमें विवाहित व्यक्ति समाज दिखाई देता, लेकिन इस तरह नहीं जैसे साधारण मध्यवर्गीय को दिखाई देते। उनके यहाँ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, अफसर सब आते हैं, सब उनका कृपा पात्र होते हैं। समाज उनके लिए अपने प्रभुत्व की वस्तु है, उसके व्यक्ति को खरीदने की चीज़ है, और डॉक्टर, टीचर इत्यादि बिकने के लिए तैयार है। जिसने लेखक भी तो शामिल है, लेखक भी तो बिकता है। ऐसे लोगों के लिए समाज किन रूपों में व्यक्त होता है, वे चाहे विवाहित हो या अविवाहित, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे अद्वितीय लेखक तो समाज को खरीद नहीं सकते। मैं तो उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तात्पर्य यह है कि ऐसे अगर बाल बच्चेदार होते हैं तो संभवतः उनके व्यक्तित्व का समाजीकरण अधिक होता है।
फिर भी मेरे कहने के अतिशयोक्ति, अतिरंजना और एकांगिता हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप इन सब बात पर सोचें कि क्या नहीं कहानी के पात्रों में अपनी भावात्मकता ही परिलक्षित होनी चाहिए। हाँ, सही है कि प्रसंग भावात्मक कारण केवल लेखक की विवाहहीन संतानहीन स्थिति में नहीं खोजा जा सकता है। वैफल्य तरह तरह के होते हैं, संभवतः उनके पुत्र इस वैफल्य की भूमि में समाये हैं, इसलिए मेरी बहुत सी बातें यूं ही कह जाती हैं। फिर भी आप इन पर सोचिए और यदि वे गलत हैं तो मुझे धिक्कार दें, किंतु मेरा ख्याल है कि सब बातें गलत नहीं है। अवश्य ही मेरा ध्यान इस बात की तरफ जाता है, आखिर क्या कारण है जिसकी पारिवारिक व्यक्ति, यद्यपि उनकी संख्या हिंदी से निसंदेह अधिक है, विशेष मौलिक नहीं है। मौलिकता से मेरा मतलब अद्वितीयता से ही चमत्कार पूर्णता से है, ऐसी विशेषता है कि जो उनसे सबसे भिन्न कर पृथक स्थापित कर देती है, अलग स्थापित कर देती है। संभवतः इसका एक कारण यह है कि आध्यात्मिक अंतर्मुखता को उनसे फुर्सत नहीं मिल पाती। यह भी संभव है कि चूंकि उनसे किसी न किसी हद तक कामकाजी आदमी बनना पड़ता है, इसलिए वे कला के विशेष संवर्धन और विकास के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। यह भी संभव है कि वे स्वयं छिछले और सतही ढंग की प्रक्रिया करने वाले लोग होते हैं, किंतु इस बात भी संभावना परिवार भरण पोषण करने की समस्या ग्रस्त होकर अतिग्रस्त संघर्ष भाव समुदाय उत्पन्न करता है, जो अधिक भावबोध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, उसका कलात्मक अभिव्यक्ति का महत्व यूं तो घट जाता है। क्या आप नहीं जानते कि भक्तिमाल में एक ऐसे विशेष भाव समुदाय को ही कलात्मकता अभिव्यक्ति का महत्व प्रदान है? क्या आप नहीं जानते कि रीतिकाल में एक विशेष प्रकार के भाव समुदाय को इस तरह का महत्व प्राप्त था? क्या आप नहीं जानते कि छाया अनुवाद युग में एक विशेष प्रकार के भाव समुदाय को ही कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए चुना जाता है? क्या आपको यह मालूम नहीं कि आधुनिक भाव बोध के अंतर कुछ विशेष प्रकार के भाव समुदाय आते, कुछ विशेष प्रकार की सौंदर्य परिकलाएँ आती हैं, एक खास काट और एक खास किस्म की अभिरुचि को ही सन्निवेश होता है? तो महोदय, आप जान जाएंगे कि वास्तविक अस्तित्व संघर्ष में उत्पन्न विशेष संदर्भ युक्त, विशेष दिशाउन्मुख, तो विशेष भाव दृष्टि संपन्न जो मनोभाव है, उन्हें कलात्मक अभिव्यक्ति प्राप्त करने में कोई अधिकार नहीं। और यदि हम मान भी लिया जाए कि अधिकार है, तो हम यह कहेंगे कि वह अभिव्यक्ति जो आपसे ऐसे भाव समुदायों को प्रदान की जाए वह कलात्मक नहीं है। और यदि कहीं वह सचमुच कलात्मक है तो यह सिद्ध हो गया है कि हम यह कह देंगे कि वह कृति आधुनिक भाव बोध के अंतर्गत नहीं आती। किस्सा खत्म, समझ गए कि वह एक प्रकार का भाव समुदायों की मान्यता प्राप्त है, अन्य की नहीं। ज्यों ही इतनी सब सोच कर मैंने अपने मित्र की तरफ देखा तो पता नहीं क्यों कुर्सी खाली थी, एकदम सूनी, मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। न मालूम है कब उठकर वहाँ से चला गया था। मुझे शर्म आई, मुझे पता तक नहीं चला मेरा मित्र कब उठकर वहाँ से चला गया। मैं अपने भाव में ही बोलता हुआ यहाँ पर रह गया। तो यहाँ पर इस पार्ट का एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और हम इसी तरह अगले पार्ट में मिलेंगे बच्चों। हमारे पार्ट 60 जो हैं आज कंप्लीट हो गए, इससे आगे के 1-2 पार्ट और बचे हैं, वो हम लेकर आएंगे, जिससे हमारा ये हिंदी साहित्य की डायरी जो है मुक्तिबोध की पूरी फिर कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से और भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, अवेलेबल भी हमारी प्लेलिस्ट में है। कहानी की, कविताओं की, उपन्यास की, इन सार और हिंदी साहित्य के इतिहास की सारी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल हैं। आप वहां जाके देख सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। तो अगली वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।